राज ने रचना को बिना कपड़ों के अपने दोस्त के साथ अंगे हाथों पकड़ चुका था। उस दिन रचना को उसने डिवोर्स की धमकी भी दी थी, लेकिन शांति देवी की कसमों ने उसके यह करने से रोक दिया था। अगर वह अपनी कसम ना देती तो वह उस दिन रचना से अपना नाम भी छीन लेता। उसके बाद इमरती देवी ने बहुत कोशिश की कि उनकी सहेली का पोता उनकी नातिन को विदा करवा कर ले जाए, लेकिन राज की नाह में हाँ ना बदली। वह अपने जुबान का इतना पक्का था कि सामने वाले को भी इतना ही खरा मांगता था जो सिर्फ उसका हो और सर से पैर तक उसी का रहे, ना कि औरों के बिस्तर की खूबसूरती बने। रचना उस दिन नशे की हालत में थी और खुद से कंट्रोल खोकर राज के करीबी दोस्तों के साथ अश्लील व्यवस्था में पाई गई थी और राज ने उसे देख लिया था। अब वह चाहकर भी अपना भरोसा पहले जैसा नहीं कर सकता था। रचना के लिए यह सब नॉर्मल बात थी। वह राज से मोहब्बत तो करती थी, उसे पाने का रचना पर भूत सवार था। उसका जिस्म हासिल करना उसका पहला मकसद था, जिसमें वह हर हाल में नाकाम होती जा रही थी, क्योंकि राज उसे अछूत समझता था। इतना ही उसके लिए पागल होती थी और आज उसी नफरत की वजह से रश्मि को अपनाया था। लेकिन धीरे धीरे उसकी नाजुकी को महसूस करता वह नरम पड़ गया था। अपने जिस्म पर राज के दिए गए निशान को महसूस करती। इस बार रश्मि की सिसकियां गूंजी थी, लेकिन उसमें दर्द का असर कम और सुकून ज्यादा दिखाई दे रहा था, जिसे राज महसूस करते और ज्यादा उसके अंदर समाता चला गया था। वह बेहाल हुई थी। एक एहसास राज के रगों में छा गया था। एक ही झटके से वह उसमें समा गया था। रश्मि तड़प कर रह गई थी। अपनी मोहब्बत को और अपनी जवानी को उसके ऊपर बिखेरता चला गया था। राज की नरमी कहीं खो गई थी। अब पूरे कमरे में दोनों की गहरी सांसें, मदहोशी और सिसकियां थी जो उन दोनों के एक होने का पता दे रही थी। उसको अपने ऊपर करते फिर से अपनी मोहब्बतें उस पर नछावर करने लगा। रश्मि को सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। राज की जुनूनियत, वह 18 साल की लड़की सहते बिल्कुल पागल हो चुकी थी। लेकिन राज की जुनूनियत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। रश्मि ऐसे जल्दीबाजी के शादी में पूरी तरह से खुश नहीं थी, लेकिन वह नाराज भी नहीं थी। राज उसे पहली नजर में ही एक अच्छा इंसान मालूम पड़ा था, बल्कि एक मसीहा लगा था जो चंद्रबाबू जैसे शैतान से उसे बचा सकता था। और यह सब तभी मुमकिन था जब वह खुद को राज के हवाले कर देती। फिर उसके जिस्म की रक्षा वह खुद करता जब उस पर अपनी मोहर लगाता। राज एक लंबी सांस छोड़ता जिसकी पहचान उसका नाम ही था। वह राज था जो उसके पिता और चंद्रबाबू से टक्कर ले सकता था। यही वजह थी कि वह राज के शादीशुदा होने के बावजूद भी उससे शादी कर बैठी थी, जिसे राज ने जल्दी एक्सेप्ट करते उसे अपनी धर्मपत्नी बना लिया था। राज प्लीज आराम से उसकी मोहब्बतों से निढाल होते हुए आंखें नीचे टूटते बिखरते सांसों में बोली, जिस पर राज की मोहब्बतों ने और ज्यादा बढ़ावा किया। वह बिना किसी बनाव श्रृंगार के वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह बिना रुके अपना काबू खोते उसकी जान होठों पर लाता, एकदम उसे तसल्ली देता लंबी सांस छोड़ा था। इधर अगर मुझे वह लड़की ना मिली तो तुम्हारी मौत पक्की है। ईश्वर त्यागी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। चंद्रबाबू की आवाज में गुर्राहट थी। वह मिल जाएगी, आपकी ही है। मैं यह वादा करता हूँ, यह त्यागी की जुबान है। चंद्रबाबू को यकीन दिलाते कहा, 24 घंटे के अंदर उसे ढूंढकर मेरे हवाले कर दो। शादी अब बाद में करूंगा, पहले उसके नाजुक जिस्म में अपनी प्यास बिछाऊंगा, उस पर अपनी मोहर लगाऊंगा। चंद्रबाबू के निगाहों में रश्मि का नरम नाजुक खूबसूरती चेहरा घूमा था, जिसने पल में चंद्रबाबू के जज्बातों में आग मचाई थी। मुझे वह लड़की हर हाल में चाहिए, हर हाल में, वरना सबको जलाकर राख कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ईश्वर त्यागी, चंद्रबाबू ने ऊंची आवाज में उसे ललकारा तो ईश्वर त्यागी ने अपने होठ पींच लिए। चंद्रबाबू एक बहुत बड़ा स्मगलिंग का सप्लायर था। नई और खूबसूरत लड़कियों की भी खरीदारी करता था। कोई भी नई लड़की आती तो सबसे पहले उस लड़की के साथ चंद्रबाबू एक रात बिताता, उसके बाद उस लड़की को बेच देता। और रश्मि उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसलिए उसने ईश्वर त्यागी से रश्मि का हाथ मांग लिया। ईश्वर त्यागी उसके हर गलत काम में उसका साथ देता था। बरसों से उसने अपनी रश्मि को छुपा कर रखा था, लेकिन एक दिन चंद्रबाबू की नजर उस पर पड़ी और अपने कर्ज के बदले चंद्रबाबू ने उससे रश्मि की डिमांड करी।
वरना जो कर्ज ईश्वर त्यागी ने चंद्रबाबू से लिया था वह उसे वापस करके अपनी बेटी को बचा सकता था। ईश्वर त्यागी ने किसी तरह रश्मि को चंद्रबाबू के साथ शादी करने पर राजी कर लिया था, लेकिन एन टाइम पर शादी वाले दिन ही उसे यह पता चल गया कि उसके पापा जिस आदमी से उसकी शादी कर रहे हैं वह एक अच्छा इंसान नहीं है, वह बहुत बड़ा गुंडा है। इसी वजह से वह शादी वाले दिन ही घर से भाग आई थी और अभी तक कोई भी पता नहीं लगा सका था कि वह कहाँ है। सुबह राज की आंख खुली तो रश्मि को गहरी नींद में पाया। उसके सीने पर सर रख के गहरी नींद में सोई थी। उसके मध्यम सांसें महसूस करती राज के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कान ने छुआ था। उसके अंदर की मोहब्बत को सिंचाई मिली थी, लेकिन शायद यह भी थोड़े वक्त के लिए हो। एक बार फिर से उसके अंदर अपनी पत्नी की प्यास जागी थी, जिस पर अपने होठों का निचला किनारा दांतों में दबा गया, क्योंकि सारी रात उसने उसे एक पल के लिए सोने नहीं दिया था और अभी थोड़ी देर पहले ही वह नींद में गई थी। लेकिन एक बार फिर उसके बालों में हाथ चलाता वह उन पर अपने हंठ लगा गया। एक अजीब सी प्यास जागी थी उसके अंदर। रात के मोहब्बत के बाद उसे और ज्यादा बेचैनी हो रही थी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अचानक से उसे अपने नीचे करते वह फिर से उस पर मोहब्बतें बरसाता चला गया। रश्मि फिर से आनाकानी करती उसे बचने की कोशिश कर रही थी। अपनी गर्दन पर गीला होठ महसूस करते हुए नींद में गहरी सांस भरते बड़ी घबराहट में राज को खुद से दूर झटक गई, जिस पर राज का दिमाग घूमा और अगले ही पल वह उसके ऊपर होता उसकी सांसें रोकने के करीब आ गया था। रश्मि घबराकर आंखें खोलती राज को शर्माती हुई देखने लगी। वह उसकी घनी पलकों को नरमी से छूता, वह उसके होठ पर झुकता उसे पागल कर गया था। एक बार फिर से राज को रात वाले रूप में देखते हुए दिल जान से कांप उठी थी। राज प्लीज, अभी नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह आंखों में आंसू लिए बोली, अच्छा अभी दर्द ठीक कर देता हूँ तुम्हारा। उसके जिस्म के हर अंग को धीरे धीरे चूमते और सहलाते उसके नाजुकी को नजरअंदाज करता फिर से अपना जुनून उस पर नछावर करने लगा। रश्मि की आंखों से आंसू बहते तकिए को भिगो रहे थे, जबकि राज अपनी मोहब्बत से उसकी जान फिर से निकालने को तैयार बैठा था। वह उसे सावर के नीचे खड़ा किए खुद ही उसे नहला रहा था, जबकि वह बच्चों की तरह उससे आनाकानी कर रही थी, जो उसे बहुत बेशर्म और ढीठ दिखाई दे रहा था। अरे अब क्यों रो रही हो? अब तो कुछ नहीं किया मैंने। वह सावर बंद करते उसे बाट टप में पटकते प्यार भरी शब्दों में बोला, आप बहुत जालिम हैं। वह आंसू पोंछते बोली, एक ही रात में तुमने मेरा बुरा हाल कर दिया। वह आईब्रो ऊपर करते उसे बाहों में भरते बाहर लाया और ड्रेसिंग रूम में बिठाते टॉवल से उसका बाल सूखा करने लगा। वह उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। टॉवल सर पर रखे वह उसके माथे तक लाया हुआ था। उसके लाल होठों को देखते राज ने फिर से प्यार भरी मोहब्बत की। रश्मि ने उसे जोर से चुटकी काटी। अरे मार क्यों रही हो? राज ने उसे घोरा। जो आप कर रहे हैं उसका क्या? इतना पागल दीवाना कौन होता है? रात से अब तक आपने मुझे पागल कर दिया है। एक तरफ मुझसे नफरत करते हैं और दूसरी तरफ यह सब नरम शब्दों में पलके गिराए शिकायत कर रही थी। उस वक्त गुस्सा था, मैं तुमसे नफरत क्यों करने लगा? वह अब की बार गंभीर हुआ। गुस्सा किया क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। वह उसका एक ड्रेस अलमारी से निकालता उसकी तरफ बढ़ाया, तो यह ड्रेस कब लाया आप? वह हैरान होती उसके हाथ में से ड्रेस देखती बोली। राज ने गहरी सांस भरी और वह उसे क्या बताता। यह सब ड्रेस उसने रचना के लिए लाए थे जब उनकी शादी हुई थी, लेकिन यह सब ड्रेस बिल्कुल अनछुए थे। वह मार्केट जाता तो जब भी कुछ पसंद आता तो ले आता, लेकिन यह उसके मन में ही रह गया। वह अपनी पत्नी को दे नहीं पाया। रचना सिर्फ उसकी पत्नी थी, लेकिन उसने आज तक रचना को छुआ नहीं था। रश्मि एक दिन में ही उसकी पत्नी बन गई। मैं पहना दूं? वह ड्रेस हैंगर से निकालता पूछने लगा। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। वह घबराकर जल्दी ड्रेस लेती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई, जबकि राज भी अपना ड्रेस लेता बाथरूम में बंद हो गया। इधर ईश्वर त्यागी मैडम जी का पता चल गया है। ईश्वर त्यागी के खास आदमी ने उसे आते ही खबर दी, कहाँ है?
ईश्वर त्यागी ने बड़ी बेचैनी से पूछा था तो उसके आदमी ने अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया था। त्यागी एक पल को सोच में पड़ गया। वह खूबसूरत लड़की बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने थी। ईश्वर त्यागी से अपना नजर हटाना ही मुश्किल हो गया था। आपकी बेटी मिसिंग है, वह बड़ी स्टाइल से कहती। हाँ, मेरी बेटी है। कहाँ है वह? ईश्वर त्यागी की बेचैनी वह लड़की अच्छे से जान सकती थी। मैं बताती हूँ वह लड़की कहाँ है। वह लड़की राज के पास है। वह उसकी अगली बात पर ईश्वर त्यागी के चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। राज उसे अपनी आवाज अब खाई से आती हुई सुनाई दी। वह वहां कैसे पहुंच गई? ईश्वर त्यागी ने हैरानी से पूछा। जैसे भी पहुंची इस बात को छोड़ दो। पहुंच गई है ना, अब उसे वापस लेकर आओ, तभी तुम्हें ईश्वर त्यागी यानी तभी मैं तुम्हें ईश्वर मानूंगी। रचना ने बड़ी मासूमियत से कहा। मुझे अपनी बेटी राज से वापस लेने आती है, समझी? वह बड़े गुस्से से बोला। रचना ने एक गुस्से वाली मुस्कान उसको पास की, जबकि उसने रश्मि और राज की शादी की बात को छुपा लिया था। वह नहीं चाहती थी ईश्वर त्यागी रश्मि और राज के शादी की बात सुने, रश्मि को वापस ही ना बुलाए। क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो? हवेली में घुसती हुई शांति देवी ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखी तो पूछ लिया। अरे माँ जी, यहाँ आओ, मैं आपको एक अच्छी न्यूज सुनाती हूँ। वह शांति देवी का हाथ थामे सोफे पर बैठी। बहुत जल्द रश्मि नाम का कांटा हमारी जिंदगी से निकल जानी है। जस्ट वेट, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोली। क्या मतलब? क्या करके आई हो तुम? शांति देवी घबरा गई। माँ जी प्लीज, अब लेक्चर देना मत शुरू हो जाना। उनके शब्द अभी मुंह में ही थे कि राज रश्मि का हाथ थामे उसे लिए डाइनिंग टेबल पर आया। सुबह नाश्ता उन्होंने रूम में किया था और अब खाने के वक्त वह बाहर निकले थे। शांति देवी ने मुंह बनाया लेकिन चुप रही। खाने के बीच थोड़ी थोड़ी नजर राज उचरती निगाह से अपने दुश्मन के रूप में छुपे दोस्ती को देख लेता। उसका अंदाज इस तरह जानलेवा था कि अचानक से रचना को राज की नजरों में अपने लिए जलन महसूस हुई तो खाना खाते खाते उसे हिचकी आने लगी। आप ठीक है? उसके तरफ रश्मि ने पानी का गिलास बढ़ाया और उसकी कमर को सहलाया। राज ने ना में सिर हिलाया कि इतने में नौकर ने आकर किसी ईश्वर त्यागी की आने की खबर दी। राज के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ तो वहीं रश्मि के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा था। उसने बेकाबू राज की कलाई को दबोच लिया। मैं जब तक ना कहूं तुम बाहर मत आना, वह धीरे से उसके कान में बोलता उठ गया, जबकि रश्मि दिल ही दिल में भगवान का नाम जाप करने लगी थी। राज बाहर हॉल में आया तो ईश्वर त्यागी बेचैनी से चक्कर काट रहा था। कहो ईश्वर त्यागी, कैसे आना हुआ? राज ने सोफे पर बैठते टांग पर टांग जमाए बड़े गुस्से में कहा। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया, अपनी बेटी लेने आया हूँ। मेरी बेटी को बुलाओ अभी के अभी। ईश्वर त्यागी गुस्से से चिल्लाया था। आवाज नीचे रखकर बात करो। ईश्वर त्यागी, यह तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है, राज का घर। खबरदार, जो आवाज ऊंची की तो हलक से खींच लूंगा तुम्हारी आवाज को। राज गुस्से से दहाड़ा। वह भी ऊंची आवाज में बोला, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। ईश्वर भी अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटा था। कौन सी बेटी? तुम्हारी बेटी? वह यहाँ जब आई थी तो ईश्वर त्यागी की बेटी थी, अब वह राज की पत्नी है। राज की कड़कदार आवाज पर ईश्वर त्यागी ने अपनी मुट्ठियां जोर से बंद की। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ईश्वर त्यागी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। आपकी बेटी न सिर्फ मेरी पत्नी बन चुकी है, बल्कि हमारे बीच एक गहरा संबंध भी जुड़ चुका है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप यहाँ से अपना रास्ता नापिए। देखो राज, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। मुझे जो करना है मेरे साथ कर सकते हो। मेरी बेटी को बीच में मत डालो, उसे छोड़ दो। ईश्वर त्यागी राज बड़ी गुस्से से भरी आवाज में बोला था। खबरदार, जो अपनी जुबान से मेरी पत्नी को मुझसे छोड़ने को कहा तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। वह गुस्से से बोलता हाथ के इशारे से बाहर का दरवाजा दिखाया। तुम्हें यह सब बहुत महंगा पड़ेगा। अपनी बेटी तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। जस्ट वेट।
ईश्वर त्यागी अपने शॉल को ठीक करते दूसरे कंधे पर डालते बाहर चले गए, जबकि राज वापस अंदर की तरफ आया था, जहां रचना ने रश्मि पर हाथ उठाया हुआ था। रचना अचानक राज की आवाज पर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। चेहरे पर एकदम हवाइयां उड़ने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? राज ने रश्मि को अपने साथ चिपकाया तो रश्मि ने हैरानी से बिन कहे शब्दों से उस आदमी को देखा जो एक रात में ही इतना बदल गया था। यह लड़की मेरी पत्नी है। राज ने उसकी बात काटी। राज, तुम रचना से ज्यादा उस लड़की को कैसे अहमियत दे सकते हो? शांति देवी ने भी बीच में बोलना जरूरी समझा, क्योंकि अब इस लड़की को एक धर्मपत्नी की हैसियत दे चुका हूँ। यह मेरी धर्मपत्नी है। उसे और ज्यादा अपनी बाहों में दबाता हुआ उसके पैरों तले से जमीन खींच लिया था। उसका इस तरह बेबाक अंदाज देखती शांति देवी समेत रचना को भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन राज के आगे बोलना मतलब अपनी सामत लाने जैसा था। डार्लिंग, चलिए, मुझे तुम्हारी प्यास हो रही है। मुझे तुमसे सुकून चाहिए। वह गंभीर शब्दों में कहता रश्मि को अपने साथ चिपकाए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रश्मि ने रूम में आते ही एकदम राज से दूरी बनानी चाहिए। खबरदार, जो तुमने 1 इंच की भी दूरी बनाई तो जान ले लूंगा तुम्हारी। राज ने उसे घूरते हुए कहा तो वह मुंह बनाकर उसे देखने लगी। राज से अब तक क्या कर रहे हैं? जान हथेली पर तो लाई हुई है मेरी, वह रूठे अंदाज में बोली, जबकि वह उसकी बात पर राज को घूर कर देखा। बेशर्म राज। वह अपने होठों से बड़बड़ाती राज की तरफ मुंह हटाती दूसरी तरफ फेर गई। राज ने उसकी कमर को फिर से दबोचा, उसको खींचकर अपने पास किया तो वह बिन कटी दाल की तरह उससे जा लगी। राज, उसने नरम शब्दों में पुकारा। राज की जान व उसके चेहरे पर झुकता उसे मोहब्बत में बुलाया था। उसकी कान की लो चूम लिया था। रश्मि की आंखों में हैरानी थी। क्या मैं आपकी जान हो सकती हूँ? वह कुछ पल के बाद राज ने अपने सीने में भी। रात के मोहब्बत करने के बाद यह सवाल करने की गुंजाइश बनती है क्या? वह उसका मूड फिर से चेंज होने लगा। राज, पापा आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसका ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। उसकी उस कोशिश पर राज के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ, साथ ही उसके होठों पर ताला लग गया। एक ही रात में तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर थोड़ी सी और ज्यादा दूरी बनाई तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वह उसे लिए फिर अपने बिस्तर पर आया। रश्मि की सांसें फिर से अटकने लगी। प्लीज, डरते डरते राज को रोकना चाहा, जो अपनी शर्ट फिर से उतारता उसके ब्लाउज का हुक खोल चुका था। मुझे रोकने की हल्की सी भी हिम्मत की तो तुम्हें महंगी पड़ेगी राज की जान। राज ने उस पर फिर से मोहब्बतों की बरसात की। रश्मि के साथ इसके समंदर में गोते लगाता। राज, आपको सहन करना इतना आसान नहीं। वह मैं धीमे से बोली जानता हूँ और राज को सिर्फ रश्मि ही सहन कर सकती है। एक ही झटके पर वह उसके ब्लाउज को दूर फेंकता। उसकी धड़कनों में मुंह छुपा लिया था। रश्मि की सांस गहरी हुई थी। तभी दरवाजा खुला और रचना अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर का जो मंजर उसने देखा उसकी आंखों में खून उतरने लगा। चेहरे पर शर्म हया की लाली बिखर गई, जबकि राज ने गर्दन फेरकर एक नजर उसे देखते दांत पर दांत जमाए गुस्से से उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो दफा हो जाओ यहाँ से। अर्चना की आंखों में रेरों आंसू झिलमिला उठे थे। इतनी चाहत थी उसे राज की बाहों में ऐसे झूलने की और उसने एक रात भी अपनी बाहों में न भरने दिया। उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर सारी मोहब्बतें उस पर न्योछावर कर रहा था। रश्मि रचना को यूं सामने देखती बुरी तरह से मचली थी, लेकिन राज ने उस पर अपना सारा वजन डालते उसका झपटना रोका था। रचना बेशर्म की तरह अब भी वहीं खड़ी थी। तुमने अच्छा नहीं किया राज, तुमने मेरा हक किसी और को दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। राज हलक के बल चिल्लाया था। रश्मि भी बुरी तरह से शर्माते अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह दूसरी तरफ रचना बुरी तरह से थरथर कांपने लग गई थी। राज की आंखों में वार्निंग देख रही थी। रचना एक नजर रश्मि को देखती बाहर निकल गई। राज ने उठते हुए दरवाजा लॉक किया। वापस रश्मि तक आते कमरे की लाइट भी ऑफ कर गया।
जबकि विंडो की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसमें से वह ज्यादा तो ना सही लेकिन एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे। अपने आप को हर पर्दे से आजाद करता, वह एक बार फिर से रश्मि पर अपना मोहब्बत लुटाया था। रश्मि ने अपना सांस रोक लिया। रात भी उसका जुनून सहते सहते सुबह भी उसने अपनी मर्जी चलाई और अब भी फिर से थकन से चूर उसका जिस्म अब टूटने वाला हो गया था। लेकिन राज के अंदर की एनर्जी कम नहीं हो रही थी बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इस बार रश्मि की चीख निकलवाएगा। कमरे में धीरे धीरे उससे बातें करने लगा। वह उसे मोहब्बत से सीने में भी उस पर अपनी जुनूनियत दिखाता उसे मदहोश करने लगा। जबकि रश्मि का तो हाल था कि अब बस ना जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो इतनी ताकत है और सारी मुझ पर उतार दी है। दिल ही दिल में सोचते वह राज के दिए हर जहर को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। राज उसकी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह साबित हुआ था, जिसने सब उलट पुलट कर रख दिया था। लेकिन वह फिर भी तसल्ली में थी क्योंकि उसे छूने वाला पहला और आखिरी आदमी राज ही था। चंद्रबाबू तक जैसे ही यह खबर पहुंची, वह गुस्से से पागल हो गया। राज की पहुंच से वह भी डर रहा था, इसलिए बुरी तरह से गुस्सा करता गया। जानता था बस उस लड़की को वहां से निकालना नामुमकिन हो गया। उस लड़की की खूबसूरती उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। ईश्वर त्यागी, यह सब ठीक नहीं हुआ। मुझे वह नाजुक सी लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए थी और तुम मुझे बता रहे हो कि राज ने उससे शादी कर ली है। कैसे बर्दाश्त करूं? पहला हक तो मेरा था ना, वह चिल्लाया। तभी नौकरानी ने एक लड़की की आने की खबर दी। ईश्वर त्यागी ने चंद्रबाबू को एक नजर देखा और उस लड़की को अंदर लाने को कहा। रचना ने अंदर आते ईश्वर त्यागी को गुस्से से देखा। कैसे बाप हो तुम और कैसा नियत है तुम्हारा कि एक लड़की को नहीं ला सके? वह भड़की थी। चंद्रबाबू की निगाहें उसके जिस्म के आर पार हुई थी, जो अनजाने में ही ईश्वर त्यागी से बात करते चिल्ला रही थी। राज की पहुंच को कौन नहीं जानता। रश्मि के लिए उसकी आंखों में मैंने जुनूनियत देखी थी। मैं कैसे उसे साथ ला सकता था? राज अपने दुश्मनों से बाद में बात करता है, गोली पहले चला देता है। ईश्वर त्यागी ने नफरत से कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उस लड़की को तुम तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके बाद वह लड़की दोबारा राज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वह उन्हें वार्निंग कर रही थी, जबकि चंद्रबाबू की नीयत अब उस लड़की के ऊपर खराब हुई थी। उसे तो बस एक नया चेहरा चाहिए था और वह लड़की जवानी से चूर थी। उसे क्या फर्क पड़ता? तो वह लड़की ही ना, जैसे ही मिलेगी मैं उसे चंद्रबाबू के हवाले करूंगा और तुम्हें मुन मांगी रकम भी दूंगा। ईश्वर त्यागी की बात पर रचना ने चंद्रबाबू की तरफ देखा। उसे बर्बाद कर देना, उसे कहीं का मत छोड़ना, वे किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। इतना बुरा हाल कर देना कि राज उसे दोबारा अपना ना सके। रचना के होठों से नफरत निकल रही थी। तुम्हारा राज से क्या संबंध है? चंद्रबाबू की गहरी नजर उसके जिस्म के आर पार होती हुई दिखाई दे रही थी। पति है वह मेरा, लेकिन एक दिन भी मेरे पास नहीं आया। तुम्हारी बेटी एक ही रात में उसकी धड़कनों तक पहुंच गई है। रचना की बात पर चंद्रबाबू की आंखें चमक उठी। रचना के जरिए राज से बदला लेने का सुनहरा मौका लगा था। वह पलटी थी कि चंद्रबाबू ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। वह बुरी तरह से बौखला गई, लेकिन चंद्रबाबू ने उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। अपने कंधे पर उठाए अपने बेडरूम में लाया और उसकी चीख कमरे से बाहर तक आ रही थी। उसने उसे बर्बाद कर दिया जिसे वह अपनाना चाहती थी। उसको छोड़कर बाकी सब ने उसे बर्बाद कर दिया था। राज के लायक नहीं थी। रचना के हर अंग को जख्मी करके उससे शारीरिक संबंध बनाए थे और फोन पर राज को वार्निंग दे रहा था, अपनी पत्नी चाहिए तो मेरी रस्म मेरे हवाले कर दो। चंद्रबाबू गुस्से में कहता रोती चिल्लाती रचना को तार तार कर रहा था, जबकि ईश्वर त्यागी सर पकड़े बैठ गया। शाम होने वाली थी, जबकि वह दोनों एक दूसरे से लिपटे गहरी नींद में थे। थोड़ी देर पहले ही सावन लेते हुए वह जोत बत्ती कर चुकी थी, भगवान को सुला चुके थे। राज के नंबर पर कॉल आई थी। उसकी आंख खुली, धीरे से रबसिमी की तरफ देखता जिसका चेहरा बहुत लाल हो रहा था।
सर्दी की रात थी और ऐसे में वह 3-4 बार नहा चुके थे। अब वह बिल्कुल हार गई थी। उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। राज के होठों को एक मुस्कान ने छुआ। मोबाइल पर कॉल एक बार फिर से आने लगी। राज ने कॉल रिसीव की और आगे से जो खबर उसको सुनने को मिली, उसको लगा उसकी सांसें थम गई हो। आंख मीचे कॉल बंद करता, क्योंकि चंद्रबाबू ने वीडियो कॉल की थी। जिस हाल में रचना थी उसे देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। रचना पूरी तरह जख्मी थी। जो भी था, लेकिन वह अभी भी उसकी पत्नी थी। रश्मि का सर बहुत आराम से तकिए पर रखते खुद जल्दी उठता ड्राइंग रूम में बंद हुआ था। तैयार होता बाहर निकल गया। वहां पहुंचा तो चंद्रबाबू फरार हो चुका था। वह रोते हुए गहरी सांस भरते बोली, राज उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। राज ने अपनी शर्ट उतारकर उसके पूरे शरीर को ढकने की कोशिश की। गुस्से से बोली, मुझे मर जाने दो राज, मैं इस सब की खुद जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, ना अच्छी बेटी बन सकी ना अच्छी पत्नी। मैं तो अच्छी इंसान भी नहीं बन सकी। रश्मि की इज्जत का सौदा करने आई थी और अपनी इज्जत गवा बैठी। वह दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। उसकी बात पर राज ने अपने होंठ बुरी तरह से भी लिए। उसका जी चाहा कि सामने उस लड़की का गला घोट कर मार डाले, लेकिन वह अपने किए की सजा भुगत चुकी थी। धीरे से उसे अपने बाहों में उठाते बाहर लेकर आया। पहली बार राज ने उसे छुआ था, जबकि कई लड़कों के साथ उसका संबंध रह चुका था। रचना ने बड़ी तरसती नजरों से उसे देखा, जिसको पाने के लिए वह कई बिस्तरों तक गई, लेकिन आज उसी के नजरों में बुरी तरह से गिर चुकी थी। और जब उसने छुआ तो वह उसका आखिरी दिन था। अस्पताल पहुंचते कुछ ही देर में रचना ने दम तोड़ दिया था। वह अपनी कर्मों की सजा भुगत चुकी थी। कई दिनों की कोशिश के बाद चंद्रबाबू भी पकड़ा गया था। उसका पूरा टीम पकड़ा गया था। चंद्रबाबू जेल में था और उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ईश्वर त्यागी ने राज के पास आते उसे माफी मांगी। वह चंद्रबाबू का कर्जदार था, इसलिए उसने यह सब किया था। लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी एक सुरक्षित हाथों में पहुंच चुकी थी, जो उसकी रक्षा करना अच्छे से जानता था। रश्मि ने राज की तरफ देखा, जैसे परमिशन मांग रही हो कि वह बाप के गले लग जाए। राज ने उसे घूरा था। उसका अपने सामने किसी और को अहमियत देना भी राज को चुभता था। आप मेरे सगे पिता है, लेकिन कभी मुझे सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, सिवाय उन पलों में जब चंद्रबाबू से शादी करने वाले थे। बहुत अकेलापन महसूस किया था मैंने। तब रश्मि की आंखें भीग गई थी तो ईश्वर त्यागी ने उससे माफी मांगी। वे जा चुके थे। रश्मि ने बड़ी आस भरी नजरों से एक सवाल किया, आखिर तुम अपनी पहली पत्नी से इतनी नफरत क्यों करते थे? और जब नफरत करते थे तो फिर शादी क्यों की थी? उसकी दादी की सहेली की नाती थी। इन दोनों की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। राज विदेश चला गया था। उस समय इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। जब राज विदेश से लौटा तब रचना उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। रचना और राज का स्टेटस बिल्कुल सेम ही था। रचना शुरू से ही बिगड़े लड़की थी। वह शादी से पहले ही राज के साथ वह सब कुछ कर लेना चाहती थी, लेकिन राज अपना संस्कार नहीं भूला था। वह यह सब नहीं चाहता था। शादी के बाद ही रचना से वह सब कुछ कर सकता था, लेकिन रचना ने बहुत जल्दबाजी की और एक पार्टी का कहकर राज को उसमें बुलाया गया था। उस वक्त रश्मि बिल्कुल नशे में धुत थी। राज के दोस्तों के साथ ही राज को वह बिन कपड़ों के मिली थी। राज के पैरों तले से जमीन निकली थी। शादी को सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। हर जगह शादी की शोर थी। ऐसे में शांति देवी ने उसको अपनी कसम देकर रचना से शादी करने पर मजबूर किया और उसने मजबूरी में आकर रचना से शादी की। यह कहते राज उसके तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। आज के बाद यह आंखें मुझे मुस्कुराती हुई मिले। उसे अपने साथ लगाया। राज, मैं ईश्वर त्यागी की सगी बेटी नहीं। मैंने भी आपसे झूठ बोला था। वह सर झुकाए बोली, जानता हूँ पहले दिन से। तभी कहा था कि तुम्हारा झूठ की सजा मैं तुम्हें मोहब्बत से दूंगा। वह उसके माथे पर हंठ रखकर बोला, अब छोड़ो इन सब बातों को। मुझसे ज्यादा किसी और को फोकस करती हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है।
वह उसके गालों में दांत गालता बोला, हे भगवान राज, आप तो मोहब्बत के प्यासे बन गए हो। आज रात बनूंगा। रश्मि राज की मोहब्बत और उसकी सच्ची मोहब्बत में दिन ब दिन निखरती जा रही थी। उसके चेहरे पर चेहक राज को बहुत अच्छे लगते थे। एकदम से वह अपनी बाहों में भर गया। राज, वह एकदम डर गई। क्या हुआ? इतना डर कैसा? राज पर भरोसा रखो, हल्की सी चोट भी नहीं पहुंचने दूंगा। यूं नो तुम मेरी जिंदगी, मेरे दिल में आने वाली पहली लड़की हो। तुमसे पहले जिंदगी फीकी थी, तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए।